नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग सीडीपी में बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित टॉप मोस्ट एमसीक्यू देखने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को केंद्र बिंदु में रखा जाता है। बालकों के आवश्यकता के अनुसार, बालकों के रुचि के अनुसार, बालकों के द्वारा शिक्षा दिया जाता है। इसी तरह से प्रगतिशील शिक्षा में भी होता है। दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ अंतर है। दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं इसके सबसे मोस्ट टॉप एमसीक्यू को लेकर के। पहला आपका ये एमसीक्यू है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने में पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। दोस्तों, आपके यहाँ कोई बच्चा आया, एडमिशन लिया, उस बच्चे को आप विशिष्ट शिक्षा वर्ग में रखेंगे या फिर सामान्य विद्यार्थी के ग्रुप में रखेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर दिया हुआ है सांस्कृतिक तथा भाषायिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में, जहाँ पर अलग अलग संस्कृति वाले, अलग अलग भाषा वाले लड़के उस विद्यालय में आ रहे हैं, तो वह जो नया बच्चा आया उसको विशिष्ट शिक्षा वर्ग में रखेंगे या सामान्य शिक्षा वर्ग में रखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे आप? पहला ऑप्शन है, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग करना चाहिए। वातावरणीय कारकों को या प्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। दोस्तों, आप क्या करेंगे? माता पिता को इसमें सम्मिलित करना है क्या? बच्चों का जो उसकी मातृभाषा है, उसकी मातृभाषा को जानने का प्रयास करेंगे, या जो मनोवैज्ञानिक परंपरागत मनोवैज्ञानिक उपयोग है उसको करेंगे, या बच्चों को उस बच्चे को अलग कर देंगे ताकि वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बना सके? दोस्तों, बच्चे को अलग नहीं करना है, परंपरागत मनोवैज्ञानिकों का भी उपयोग नहीं करना है। हाँ, बच्चे की मातृभाषा का मूल्यांकन करना है कि वह किस भाषा में अपने घर, परिवार, समाज में बात करता है। उसके घर परिवार में बोलने वाला कौन सा भाषा है, किस भाषा का उपयोग उसके परिवार के लोग करते हैं। यानी जब हम उस बच्चे का मातृभाषा का मूल्यांकन करेंगे तो वह सब पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा। इसी से हम अक्षमता स्थापित कर सकते हैं, विशिष्ट वर्ग में रख सकते हैं या सामान्य वर्ग में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? पूरा करने के लिए, यहाँ करने छूट गया था दोस्तों। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो खाली स्थान होती है जब वे जल्दी कहते हैं। कक्षा कक्ष में उपयोगी या विस्मरण? यहाँ पर कक्षा कक्ष में उपयोगी, यहाँ विस्मरण। केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण। सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण। वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। दोस्तों, यहाँ कहता है जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो कक्षा कक्ष में उपयोगी होती है और जिसको हम भूल जाते हैं, ये गलत है। जो कक्षा में उपयोग होगा वह नहीं भूलेंगे। केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित और प्रत्यास्मरण। हम कक्षा कार्य में करवा के प्रत्यास्मरण भी नहीं करवाते हैं। सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण, यह भी नहीं होता है। जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होता है, जो हम भविष्य में जिसका बार बार उपयोग करते हैं, वह जो है
जब वे जल्दी सीखा कहते हैं। तो इसका ये राइट आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ तीसरा प्रश्न जो है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। दोस्तों सबसे पहले हमको ब्लूम की टैक्सोनॉमी को समझना पड़ेगा, तभी आंसर हम दे सकते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी किस पर आधारित है? यह जो इनका शिक्षण व्यवस्था है, यह संज्ञानात्मक उद्देश्यों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है दोस्तों? संज्ञानात्मक उद्देश्यों पर आधारित होता है। किसका? ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो इसमें देखिए उपलब्धि है, पाठचर्या संबंधी घोषणा है, पठन कौशल है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों है। तो इसका राइट आंसर चौथा होगा दोस्तों। चौथा प्रश्न है, खाली स्थान यहाँ पर, के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यहाँ प्रोत्साहित होगा दोस्तों, प्रोत्साहित किया जा सकता है। यहाँ देखिए दोस्तों खाली स्थान है, के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसके द्वारा बच्चों में आप निपुणता ला सकते हैं? बच्चों को आप निपुण बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से, शिक्षार्थी की सफलता की परस्पर तुलना करने से, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, अनपेक्षित परीक्षा लेकर। दोस्तों बार बार परीक्षा लेकर के क्या हम बच्चों को निपुण बना सकते हैं? नहीं दोस्तों। यदि आप बार बार परीक्षा लेंगे तो बच्चों में परीक्षा का डर आ जाता है और बच्चे अच्छा से नहीं कर पाते, उनका मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ जाता है। तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर के बच्चों को गृह कार्य में बहुत सारा, एक दिन में जितना नहीं कर सकता है वो सब दे देंगे तो वह बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को खेलना, पढ़ना, लिखना, अन्य कामों के लिए भी समय चाहिए। आप इतना अधिक सामग्री दे देंगे कि उसे खाने का समय नहीं मिले, खेलने का समय नहीं मिले, थोड़ा सा घूमने का समय नहीं मिले, तब क्या होगा? बच्चे उब जाएंगे पढ़ते पढ़ते। आपका वो सोचेंगे कि अधिक गृह कार्य देने से बच्चे अधिक पढ़ेंगे, ऐसा ना हो करके वो थक जाएंगे और थक करके जो भी जानते हैं समझते हैं उसको धीरे धीरे भूलने लगेंगे। इसलिए राइट आंसर नहीं होगा। शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने से, देखिए दोस्तों यदि आप एक से अधिक शिक्षार्थियों की तुलना करेंगे तो यह भी बच्चों के लिए गलत है। किसी भी बच्चा को दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे अपने आप में बेजोड़ होते हैं, उसका जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ये सा तुलना करने से उन बच्चों में हीन भावना आती है। यदि हीन भावना आ गया, नकारात्मक सोच लिया, तब वह बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए कभी कभी इसका नेगेटिव ये बच्चों में प्रभाव डालता है। इसलिए हम बच्चों की एक दूसरे बच्चों की तुलना नहीं करेंगे। अब बचता है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से। जी हाँ दोस्तों, यदि बच्चे व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं और इस पर यदि हम ध्यान दे दें तो बच्चे निपुण हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हुआ। पांचवा देखिए, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए दो एक जैसा गिलास लेती है शिक्षिका, जिसमें समान मात्रा में दोनों में ही जूस भरा हुआ है। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है। इन समान जूस को दो अलग तरह के गिलास में इसको खाली उड़ेल डालती है, जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा। जो यहाँ पर एक लंबा है, दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। अब बच्चों को कहती है
कि बताओ बच्चों, इसमें जूस ज़्यादा है या इसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में ज़्यादा जूस है, इसमें ज़्यादा जूस है, इसमें कम है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है समायोजन करने में, यहम केंद्रिता में, विकेंद्रीकरण में, पलटावी में। दोस्तों यहाँ पर बच्चे विकेंद्रीकरण दोष से यानी विकेंद्रीकरण दोष से ग्रसित हैं। पियाजे के अनुसार जब इस तरह के प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले हम शिक्षिका के द्वारा यानी शिक्षिका ने यह बता दिया कि देखो ये समान गिलास है, दोनों एक जैसा गिलास है और दोनों में बराबर बराबर जूस है, और फिर इसे जब उलटे, जब यहाँ बराबर था तो यहाँ पर भी बराबर ही रहेगा, किसी में भी ज़्यादा नहीं, दोनों में जूस बराबर होगा। यह आपका विकेंद्रीकरण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर CBSE के द्वारा जो प्रगतिशील शिक्षा CBSE के द्वारा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बच्चों का सामाजिकरण के बारे में बताया गया है, वह इसमें क्या है। दोस्तों वे सामूहिक कार्य, जब हम यहाँ सामाजिकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सामाजिकरण की बात हो रही है। सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, तभी बच्चों में सामाजिकरण के गुण आएंगे, इसलिए ये राइट आंसर होगा। 7वां प्रश्न देखिए, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था, अक्खड़पन, परिपक्वता। दोस्तों एक 14 वर्षीय देविका कोई लड़की है, अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वो अकेलापन, पृथक रहना चाहती है। स्वनियंत्रित, वो दूसरे के नियंत्रण में नहीं रहना चाहती है, अपने के नियंत्रण में रहना चाहती है। यह भावना विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो उसको हम कौन सा विकास कर सकते हैं? नियमों की प्रति घृणा करती है, या स्वायत्तता, किशोरावस्था का ये अक्खड़पन है, या परिपक्वता। तो दोस्तों स्वायत्तता को ही पृथक या स्वनियंत्रित कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर 2 होगा। 8वां प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यू के अनुसार समुचित है? इसके अनुसार प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है, यह आपको देखना है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जॉन ड्यू के अनुसार आपका विद्यार्थियों को स्वयं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यानी बच्चे खुद ब खुद जो भी सामाजिक समस्याएं आएगा उसको वो सुलझा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कघात, प्रअभिघातज तनाव, न्यून अवधान, सक्रिय विकार। इसमें कौन सा विकासात्मक विकार नहीं है? इसमें से 4 में से 3 विकासात्मक विकार है, यानी दोष है, बीमारी है, लेकिन एक इसमें से
नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? आत्मविमोह ये भी एक विकार है, विकासात्मक विकास है, विकार है। प्रमस्तिष्क घात यह भी एक बीमारी है, दोष है, विकासात्मक विकार है। पर अभिघातज तनाव यह कोई विकार नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर होगा। न्यून अवधान सक्रिय विकार यह भी एक तरह का दोष है। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विद्यालयों में समावेशन किस पर केंद्रित होता है यहाँ पर बताना है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल नियोग छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। देखिए, विद्यालयों में जो समावेशन का मुख्य केंद्रित होता है, जो समावेशन का मुख्य केंद्र है वह है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे, इन विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों को सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करना, यानी उन्हें अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करना ताकि वे सामान्य बच्चों के साथ मिलकर शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। 11वां प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। बच्चों में जो निस्सहायता का गुण आ जाता है वह उसका क्या कारण है दोस्तों? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, यदि बच्चे यह जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि वह कभी सफल नहीं हो पाएंगे, हम हमेशा यह सफल रहेंगे, तो इस तरह के बच्चे निस्सहायता वाले हो जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा। ये प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि एक बच्चा है जो बार बार कम मार्क्स लाता है, निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, अच्छा नहीं कर रहा है, उसका जो समझने का स्तर है निम्न है, कम है, कमज़ोर है, यानी सीधा सा आप कह सकते हैं कि वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, तो अभिभावक को उसकी सहायता के लिए आप क्या परामर्श देंगे? अभिभावक को बुलाकर आप क्या उसको कहेंगे कि बच्चों को इस तरह से आप सहायता करिए ताकि आपका बच्चा तेज हो जाए, यह आप क्या कहेंगे? इसके लिए अभिभावक को क्या कहेंगे? वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं, जो भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। दोस्तों, यहाँ पर अभिभावक को बुला करके हम बच्चों की सहायता के लिए परामर्श देना है। तो बच्चे तेज कैसे हो सकते हैं, खुद पहले आप सोचिए। जब बच्चे शिक्षक की हर बातों को ध्यान पूर्वक समझेंगे, सुनेंगे, बच्चों जैसा निर्देश, आदेश या यदि कोई क्रियाकलाप हो रहा है तो उस क्रियाकलाप में मन तन धन से यदि क्रियाकलाप में सहयोग करेगा तभी उसका जो कमजोरी है दूर होगा। इसलिए उसे कहेंगे कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। 13वां प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? देखिए, एक बच्चा है जो उसकी मातृभाषा है और उस मातृभाषा को ही सीख रहा है, और दूसरा जो बच्चा है उसका मातृभाषा अलग है, वो दूसरे भाषा के रूप में उसको सीख रहा है। तो इसमें दोनों में से कौन एक जैसा गलती हो सकता है? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्धता, क्या हो सकता है दोस्तों? यहाँ पर जो कॉमन दोनों में हो सकता है वह होगा विकासात्मक त्रुटि। तो ये त्रुटि दोनों बच्चों में हो सकता है, ये आंसर होगा दोस्तों। परिपक्व विद्यार्थी
इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ये अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? परिपक्व विद्यार्थी किसको कहेंगे? इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। एक गलत है दोस्तों। अध्ययन में भावनाओं का होना जरूरी होता है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने बौद्धिक यानी बुद्धि के अनुसार जितने भी प्रकार के द्वंद्व हैं उन सभी का तुरंत समाधान कर लेता है, जिसको हम परिपक्व विद्यार्थी कहेंगे। यह भी गलत है दोस्तों। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। जब वह अध्ययन कर रहा होता है तो कभी कभी भावनाओं की भी सहायता चाहता है। लोग उन्हें उनके भावनाओं को समझें, उसके फीलिंग्स को समझें, यह भी चाहता है परिपक्व विद्यार्थी। यह इसका राइट आंसर होगा। परिपक्व विद्यार्थी की बात हो रही है, तो परिपक्व विद्यार्थी फीलिंग्स को, भावनाओं को समझने लगता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, यहाँ पर समान शैक्षिक अवसर की बात हो रहा है। समान शैक्षिक अवसर की बात हो रहा है, तो समान शैक्षिक अवसर में क्या होगा? देखिए, समान शैक्षिक अवसर यदि आप बच्चों को देना चाहते हैं तो इसके लिए ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो, उनके अनुसार हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, तभी हम इसको कह सकते हैं समान शैक्षिक अवसर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।